आज की क्लास में हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मिड सेम का क्वेश्चन आंसर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेट 1 में जो आपका एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 6 का, उसमें देखिए क्वेश्चन क्या आया था और इसका आंसर कैसे बनता। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में न्यूमेरिकल्स था और एक थ्योरी था। तो अभी हम दो न्यूमेरिकल्स का आंसर बना के दिखाएंगे आपको कि इसका आंसर किस तरीके से बनता। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है जिसमें 5 टेक्निक होता है, जिसमें 2 टेक्निक के बारे में आपको पूछा था, एनपीवी और एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कैसे ये क्वेश्चन बनता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इसको आंसर कैसे होना चाहिए था। क्वेश्चन है, लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट टू install a new machinery. The project will cost rupees 2,50,000 with life of 5 years and no salvage value. The tax rate of the company is 40% and its use straight line method of depreciation. The estimated cash flow before tax, cash flow जो है मतलब cash inflow और before tax है, CFBT मतलब cash flow before tax are 50,000, 55,000, 70,000, 75,000 and 1,25,000 in the next upcoming 5 years respectively. आपको बोला है कंप्यूट एनपीवी, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपके लिए अच्छी बात है, नहीं रहता तो इसको निकालना पड़ता। तो यहाँ आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये पीवी फैक्टर बोलते हैं, दिया हुआ है। और दूसरा निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट रेट, और 10% डिस्काउंट रेट का पीवी फैक्टर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे। सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एनपीवी और एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। तो हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे ईयर। 5 ईयर्स की कैश इनफ्लो दिए हुए है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है बिफोर टैक्स के पहले, डेप्रिसिएशन के पहले कैश इनफ्लो दिया हुआ है 50,000, 55, 70, 75 एंड 125। तो इसको लिखेंगे कैश इनफ्लो 50,000, 55,000, 70,000, उसके बाद है 75,000 और लास्ट में है 1,25,000, 125,000। ये कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले, डेप्रिसिएशन के पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से निकालते हैं कैश इनफ्लो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है उसका फार्मूला, डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप बाय एस्टिमेटेड लाइफ। स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू की होता है बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 2,50,000 और स्क्रैप वैल्यू नील है, कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ है 5 इयर्स। 2,50,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50,000 रुपीज़। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़ होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर एक साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो एवरी ईयर आप लिख दीजिए 50,000, 50,000। तो पहला स्टेप आपका होगा कैश इनफ्लो से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो इसको बोलेंगे कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स। कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का कैश इनफ्लो, ये माइनस करना है डेप्रिसिएशन। 50 में 50 माइनस करेंगे आएगा नील। यहाँ पर 55 में से 50 माइनस करेंगे 5,000 एंड देन 20,000, 25,000 और 75,000। अब इसमें से माइनस करना होता है टैक्स, और टैक्स की रेट क्वेश्चन में दी हुई है, टैक्स रेट इज 40%। द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 40% लिखा है। छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टैक्स रेट है 40%। टैक्स कितना होगा, यहाँ नील है, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स है ना, ये ग्रीन कलर वाला, उसी का आपको टैक्स निकालना है। तो टैक्स हो जाएगा इसका नील का, तो जीरो नील ही हो जाएगा। फिर 5,000 का 40%, 2,000, 20,000 का 40%, 8,000, 25,000 का 40%, 10,000 और इसी तरीके से 75,000 का 40% हो जाएगा 30,000। ये आपको टैक्स माइनस करना है। तो नील में से नील माइनस कर, अच्छा टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो
आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में लिख लो और पूरा लिख देना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का कैश इनफ्लो। तो ये हो जाएगा नील। 5,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो 3,000, 20,000 में 8,000 माइनस करोगे तो 12,000, 25 में से 10 माइनस करेंगे 15, और 75 में से 30 माइनस करेंगे 45,000 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। अच्छा, स्टेप समझिए, पहले डेप्रिसिएशन माइनस किए, फिर उसमें टैक्स माइनस किए, फिर वापस से डेप्रिसिएशन एड बैक करना होता है। तो डेप्रिसिएशन हमारा 50,000 एवरी ईयर है, तो इसे जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया है, टैक्स माइनस करने के बाद वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो वापस से ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, ये होता है। तो थोड़ा जगह कम है, लिख लेना। इसमें डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 50,000, तो इसका मतलब ये जितना अमाउंट है उसमें सब में 50,000 ऐड कीजिए। नील में 50,000 ऐड करेंगे तो 50,000 आएगा, उसके बाद 3,000 में 50,000 ऐड करेंगे तो 53 आएगा, फिर से 12,000 में 50,000 ऐड कीजिए 62,000, 15,000 में 50 ऐड कीजिए 65,000, और 45 में 50,000 ऐड कीजिए 95,000 रुपीज़। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं रहता तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आपके लिए अच्छा है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए नीचे ये जो अमाउंट दिया हुआ है 10% का, उसको लिखना है। तो 10% का 1 ईयर के लिए हो जाता है 0.909, 3 अंक तक लेना पॉइंट के बाद। सेकेंड ईयर का है 0.826, थर्ड ईयर का है 0.751, फोर्थ ईयर का है 0.683 एंड फिफ्थ ईयर का है 0.621। ठीक है, ये हो गया पीवी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लो जो आया है फाइनल वाला वो वाला, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 50,000 इंटू 0.909, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करने में समय लगेगा। 53 इंटू 0.826, फिर 62 इंटू 0.751, 65 इंटू 0.683, 95 इंटू 0.621। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से अमाउंट आएगा 45,450, 43,778, 46,562 और 44,395, 58,995। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको कर देना है टोटल, तो इसको बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू 239,180। ये है आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको कर देना इस तरीके से टोटल, और ये आएगा कहलाएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको एनपीवी निकालना है। देखिए इसी टेबल 2 बार आपको निकालना है, एक तो एनपीवी और एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए अलग से इस तरीके से टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल से आपका काम चल जाएगा। अभी हम यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह ना बस लिख दो प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि इसी का जरूरत पड़ेगा दोनों में। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायरमेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनपीवी। एनपीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका आया 239,180, 239,180, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख रुपया। कंपनी कितना इन्वेस्ट करना चाहती है, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000। तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस का आंसर आएगा 10820। तो ये नेगेटिव एनपीवी आ रहा है, हालांकि आपको कंक्लूजन नहीं पूछा है। तो ये हो गया आपका एनपीवी।
नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा निकालना था क्वेश्चन में आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको पीआई बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश एंड फ्लो, जो आपने निकाला है वही, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए। आपका आया है प्रेजेंट वैल्यू 239,180 डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो इसका वैल्यू आएगा 0.956 आर है। तो इसको आप 2 डिजिट तक अप्रोक्स कीजिए। 0. थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है, बगल में जोड़ते हैं 9। ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इतना बनाना था, आपको मिलता 10 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। विदाउट कैलकुलेटर यहाँ कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। तो ये पार्ट 1 वाला क्वेश्चन था। पार्ट 1 मतलब इसके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है, जिसमें पहला शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 2 तरीके से बनता है, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हम दोनों तरीके बना के दिखा देते हैं। किसी भी मेथड से बनाएंगे आपका आंसर सेम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन पूछा था, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेनी लिमिटेड इज एज फॉलो। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जेनी लिमिटेड का। इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 शेयर ऑफ फुल्ली फेड अप 6 लाख दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद है 12% डिवेंचर ऑफ 100 एज 5 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, रिटेन अर्निंग 3 लाख रुपये। टोटल कैपिटल है 18 लाख। मतलब कंपनी ने 18 लाख रुपया अरेंज किए हैं अलग अलग जगह से, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से और रिटेन अर्निंग से। आगे लिखते हैं द कंपनी हैज अर्न 20 रुपीज पर शेयर ऑन इक्विटी कैपिटल। द शेयर ऑफ द कंपनी सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू मतलब एट पार। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज also to be assumed as the cost of retained earning. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर आप ये वाला टॉपिक्स करे होंगे तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब तक। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 2 तरीके से बनता है। अब दोनों तरीका हम बता दे रहे, दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था कि कैपिटल स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग का अलग अलग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर उसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इसका अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम चारों का पहले कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जो कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, मिल गया तो क्या कर सकते हैं, बनाइए। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। 2 अलग अलग तरीका है। पहले एक सिंपल तरीके से बता रहे हैं, दोनों ही तरीके सिंपल हैं, बट आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग KO या WACC से डिनोट करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या KO का होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखोगे सोर्स ऑफ फंड, या इसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज किए हैं उसको लिखेंगे सोर्स ऑफ फंड या कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें है इक्विटी शेयर, उसके बाद 12% डिवेंचर, देन 9% प्रेफरेंस शेयर और एक रिटेन अर्निंग। कितना कितना अमाउंट कंपनी ने
लिए थे अलग अलग सोर्स से, वो दिया हुआ है। इक्विटी शेयर से कंपनी ने अरेंज किए थे 6 लाख रुपये, डिवेंचर से 5 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर से 4 लाख रुपये और रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल किया गया था 3 लाख रुपये का। तो टोटल कंपनी का कैपिटल था, टोटल कैपिटल 18 लाख रुपीज़, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 18 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ना स्पेसिफिक कॉस्ट निकालते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब इक्विटी शेयर का कॉस्ट कितना है, या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना है। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तब तो बहुत आसान था, बट नहीं है तो अलग से निकालिए, एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, द कंपनी हैज अर्न 20 रुपीज़ पर शेयर। एक्चुअली में इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट या मार्केट वैल्यू इनटू 100 या करेंट मार्केट प्राइस इनटू 100, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर डिविडेंड की जगह में अर्निंग पर शेयर दिया हो तो डिविडेंड की जगह में अर्निंग पर शेयर लिखते हैं, EPS बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। और नेट प्रॉफिट की जगह में मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर लिखेंगे, जिसको P0 से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पर आप मीनिंग लिख सकते हो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, KE से। अब इसको लिखिए, अर्निंग पर शेयर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर शेयर। 20 रुपीज़ एक शेयर की प्राइस है और करंट मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा समझना होगा। इक्विटी शेयर टोटल है, अच्छा एक करंट मार्केट प्राइस के बारे में लिखा हुआ है, द शेयर ऑफ द कंपनी सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितना प्राइस लिखा है उसी रेट पे। तो यहाँ पर एक शेयर की प्राइस कितना है वो पता कैसे चलेगा। टोटल 6 लाख रुपये का शेयर है और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 6000, तो एक शेयर का प्राइस कितना हुआ, टोटल है 6 लाख रुपये का शेयर और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 6000, तो एक एक शेयर का कीमत कितना होगा, 100 रुपया। तो एक शेयर की प्राइस हो गया 100 रुपया और इंटू 100, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 20%, ऐसे लिख दिया आपने। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद आपको लिखना है दूसरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एक एक करके निकालो ये सब। काफ़ी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, इतना शॉर्ट टाइम में इतना क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को KD से डिनोट करते, बिना कैलकुलेटर का थोड़ा समय लगेगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, और अगर टैक्स दिया हुआ है तो 1 माइनस टैक्स रेट। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट कितना है। डिबेंचर है 5 लाख रुपया का और इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 5 लाख का 12% निकालिए, इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब एक एक करके निकालो ना। यहाँ पर इंटरेस्ट 5 लाख रुपया का डिबेंचर है, उसका 12% 60,000 रुपया। NP मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब होता है डिबेंचर को इशू किया तो पैसा कितना आया। तो क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वही 5 लाख रुपया है, उसी को नेट प्रॉफिट मान लेंगे। अब फार्मूला पुट कीजिए। अच्छा, टैक्स रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। टैक्स रेट इज गिवन, कितना परसेंट टैक्स रेट है, 35% कॉर्पोरेट टैक्स। तो 35% को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं 0.35। अब फार्मूला पुट कीजिए, KD बराबर, जो कि टैक्स दिया हुआ है इसलिए आफ्टर टैक्स ही होगा, टैक्स नहीं रहता तो ये टैक्स वाला पोर्शन नहीं लिखते। I बाई नेट प्रॉफिट इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स, ये फार्मूला पुट कर दो इसमें। इंटरेस्ट है 60,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 5 लाख इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स है 0.35, 5 0 कैंसिल, 12 इंटू 1 माइनस 0.35 करेंगे तो 0.65 आएगा। 12 इंटू 0.65 करेंगे तो आएगा 7.8। ये है KD का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो गया। थर्ड निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं KP से। तो KP का फार्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। और प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड
ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख रुपया का और डिविडेंड का रेट है 9%। तो 4 लाख का 9% 36,000। नेट प्रोसीड 4 लाख ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं कि कंपनी ने शेयर को कैसे इशू किया है। तो जितना प्राइस है उसी को उसका नेट प्रॉफिट मान लेंगे कंपनी ने पार पे शेयर को इशू किया। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया, जितना प्राइस है उसी को लिख दो, ये रहा। अब इसमें फार्मूला पुट कीजिए और निकालिए के पी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज 36,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं होता है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स ही पेमेंट किया जाता है। 9%। के डी आया है आपका 7.8%, ये आया है 9%। तो ये तीनों चीज़ें निकल गया। ये देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 7.8% और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है 9%। और अब एक और चाहिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। चार तो सोर्स ऑफ फंड है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसका कॉस्ट इक्विटी के कॉस्ट के बराबर होता है। कॉस्ट ऑफ, तो इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पर 20%। तो ये रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट हो जाएगा 20%, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चारों कॉस्ट अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक कॉस्ट निकल गया आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 20% और रिटेन अर्निंग का भी वही होता है 20%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपने निकाला है 7.8% एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपने निकाल रखा है 9%। अब निकालो अब टोटल कॉस्ट। हम लोग एवरेज तौर पे निकाल रहे कि एवरेज तौर पे टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। अलग अलग कॉस्ट तो पता चला कि इक्विटी का 20% होता है, डिवेंचर का 7.8%, प्रेफरेंस का 9% और रिटेन अर्निंग का 20%। बट एवरेज तौर पे अगर देखा जाए तो पूरा मिलाकर कॉस्ट कितना पड़ेगा ये पता करना है। तो देखो 6 लाख इक्विटी शेयर्स लिए हैं, उस पर 20% पड़ता है, तो कितना देना पड़ेगा। 6 लाख का 20% निकालिए। 6 लाख रुपये कंपनी ने इक्विटी से लिए हैं और उसको 20% उसका खर्च पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। तो कितना देना पड़ेगा, 6 लाख का 20% 1,20,000। तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा 1,20,000। उसी तरीके से 5 लाख है डिवेंचर और उसको देना होता है इंटरेस्ट 7.8%, इसका पड़ जाएगा खर्च 39,000 रुपीज़। उसी प्रकार से 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, उनको डिविडेंड देना होता है 9%, देना होगा 36,000। और 3 लाख रुपये का रिटेन अर्निंग है, इसका खर्च भी 20% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग सेम होता है, तो 3 लाख का 20%। इस तरीके से टोटल 18 लाख रुपया कंपनी ने अलग अलग जगह से लिए हैं, तो उसके लिए उसको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 1,20,000, 39,000, 36,000 और 60,000। कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा कंपनी का, 2,55,000 रुपीज़ खर्च पड़ा। तो अब हमको निकालना है इसका टोटल वेटेड एवरेज। इसको आप KO लिखो या WACC भी लिखो। KO लिखिए या WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्वल टू इस मेथड से क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू परसेंटेज के लिए 100। 2,55,000 रुपये पे करने पड़े कंपनी को 18 लाख के बदले में। 18 लाख रुपये उन्होंने उधार लिया अलग अलग जगहों से, उसके बदले 2,55,000 पे करने पड़े। तो परसेंटेज के तौर पे कितना पड़ा, कुल मिला के कितना परसेंट पड़ा, तो ये आंसर आ रहा है 14.1666 आ रहा है, तो 17 कर दो इसको, ऐसे आ रहा है। तो इसको हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं तो हो जाएगा 14.17%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। हम कैलकुलेटर से बना रहे हैं, मेरे को 1.5 घंटा लग गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि आप बिना कैलकुलेटर का कैसे बनाएंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ये सब क्वेश्चन इन सेमेस्टर लाइक है और जिसमें 20 नंबर तकरीबन होना चाहिए। अब 10 नंबर के लिए काफ़ी कैलकुलेशन है, तो ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए कि अब क्या आपने इस तरीके से बनाया था। अगर आप बनाए होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आपको
नंबर कटेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरीके से बाकी इसके डिटेल्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम आपको पूरे कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन बताए हैं और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका एक एक टॉपिक्स उसमें बताया गया है। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।